नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हर्ष जी से हम पुनः बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। देखिए, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी हो गई। अब इमरजेंसी मेल्ट डाउन है सर। इमरजेंसी मेल्ट डाउन हो गया और ऐसा जबरदस्त हो गया कि मैंने हर्ष जी से कहा कि साहब ये तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। जी जी तो अब ये बताएं कि राहुल गांधी ने कितने लोगों का दिल तोड़ा, क्योंकि जोड़ा तो शायद ही किसी का हो, दिल टूटे बहुत सारे हैं। और अधिकतर उसमें जो है वो आपके मित्र हैं, पुराने पूर्व मित्र। जी जी तो जी थोड़ा हमको भी बताएं साहब कि इनका दिल क्यों टूटा आखिरकार, यदि टूटा तो। देखिए साहब, ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सीट से किसी प्रत्याशी का नामांकन करवाने के लिए मीडिया वालों ने इतने जोर लगवाए कि साहब इसका टिकट हो जाना चाहिए। अब अजीत अंजुम साहब हैं जो, वो पहले तो मैं उन्हें लगातार चैलेंज कर रहा था लगभग 20 दिन से कि आप घर से बाहर निकलो भाई, अब आप क्यों नहीं निकल रहे हो, आप तो फील्ड के मास्टर हो। तो 2 चरण तो उन्होंने घर में बैठे बैठे निकाल दिए, और तीसरे चरण के लिए जब वो निकले तो उन्हें कुछ नहीं सूझा, सीधे अमेठी पहुंच गए और अमेठी जाके वहां डेरा डाल दिया। और आप संजय जी, आप तो देख रहे धरना भी होंगे, दिया उन्होंने। धरना दिया उन्होंने। और वो बताता हूं मैं, मेरे एक पत्रकार मित्र है, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि यार ये धरना कैसे धरना हुआ। उन्होंने कहा कि ये कायदे से अजीत अंजुम का ही धरना था। उन्होंने वहां पे एक एमएलसी है, नाम भूल रहा हूँ, दीपक सिंह पता नहीं क्या नाम है, कांग्रेस के पहले एमएलसी रहे होंगे, वो गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। उनसे कहा कि यार बताओ, राहुल गांधी का यहाँ से टिकट फाइनल नहीं हो रहा, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो उस एमएलसी ने 15-20 लोग इकट्ठे किए और वहां कलेक्ट्रेट पे धरना कराया अमेठी में। और उस धरने प्रदर्शन में जो है अजीत अंजुम शामिल रहे, और वो दीपक सिंह भी पीछे दीवार के पीछे खड़े हुए थे। फिर बाद में उन्होंने पकड़ के उनका इंटरव्यू भी किया था उसी वीडियो के दौरान। तो आप समझ लीजिए कि ये ऐतिहासिक है। ये दूसरों को जो गोदी मीडिया कहते हैं ये लोग, ये किस गोदी में बैठे हुए हैं वो इस लोगों के सामने आ गया, और ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 14 या 15 वीडियो अमेठी में बनाए साहब, और उन 14-15 वीडियो में से आप समझ लीजिए 12-13 जो है स्मृति ईरानी के खिलाफ। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार होती ना, और समाजवादी पार्टी के किसी एमपी के खिलाफ इस तरह से कोई वीडियो बना रहा होता, तो जिस होटल में ये रुके हुए थे ना, वहां भी इनकी कुटाई होती और बाहर भी इनकी कुटाई होती। इनको फॉलो इस तरह से करा जाता कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये तो योगी राज है, थोड़ा यहाँ हम पूरी देख लेते परमिशन हैं है। जरा अजीत जी अंजुम जी 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 के विचार जो हाँ, है वो वो। दिखाइए। नारा लगा रहे थे आप। राहुल भैया की बात अमेठी करेगा और देंगे बदला लेंगे खून। अरे देंगे बदला लेंगे खून। राहुल बिना अमेठी से क्या बोल रहे हैं? हाँ, लेबे बदला देबे खून, भैया बिना अमेठी सोन। क्या बोल रहे हैं? लेंगे खून उल्टा हो जाएगा। खैर, तो आप भी नारा लगा रहे थे आप। राहुल भैया की बात अमेठी करेगा और देंगे बदला लेंगे खून। अरे ये उल्टा से उल्टा बोल रहे हैं। ये रात का वीडियो है ना, रात के समय बनाया था उन्होंने। और मजे की बात ये देखिए कि जिस दिन 3 मई की सुबह जब कल टिकट डिक्लेयर हुआ था, तो 2 मई की रात के लगभग 12-1 बजे तक जो है अजीत अंजुम साहब इस चक्कर में रहे कि यार टिकट डिक्लेयर होगा तो कोई इंस्टेंट रिएक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, इसलिए ये सब लोग इन्होंने इकट्ठा किए हुए थे वहां पे। लेकिन रात में ही ये चर्चा शुरू हो गई थी, बल्कि 2 तारीख की शाम में ही ये खबरें आ गई थी। कुछ पत्रकारों ने ट्वीट भी कर दिए थे। एक मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई एबीपी के पत्रकार हैं, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया था कि अमेठी से किशोरीलाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी का टिकट हो रहा है। तो उसमें उस समय इन्हें क्लियर हो गया था कि अब मामला यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। और फिर इन्होंने सुबह के समय जाके वहां वीडियो दिखाई कि साहब वो कांग्रेस का जो कार्यालय है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। इवन किशोरीलाल शर्मा को ये बताते हैं कि सुबह के समय आइडिया भी नहीं था कि उनका टिकट हो गया है। वो जो केसी वेणुगोपाल ने सुबह 7 बजे चिट्ठी जारी की थी, उस चिट्ठी को ले जाके पत्रकारों ने दिखाया कि साहब आपका टिकट हो गया है। तो उनके पास कोई इंस्टेंट रिएक्शन था नहीं देने के लिए कि वो इस पर क्या रिएक्शन दे। तो ये अजीत अंजुम साहब को तो बड़ी निराशा हुई। इन्होंने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, और मैं तो इन्हें पद्मश्री वगैरह मोदी जी अगर दिलवा दें इस काम के लिए,
कि किसी नेता को टिकट दिलवाने के लिए मीडिया द्वारा किया गया सबसे महती प्रयास, तो वो जो है वो अजीत अंजुम को मिलना चाहिए साहब। बेचारों ने 8 दिन तक वहां डेरा डाले का धरना दिलवाया, गली गली में घूमे, मतलब कंटेंट की कमी पड़ गई। तो चाय पकोड़े कहाँ पे बढ़िया मिलते हैं, यहाँ पे छोले कुलचे क्या क्या बढ़िया मिलते हैं, वो तक दिखा दिया बेचारों ने। इससे बुरा मेल्ट डाउन अब हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन जो ये जस्टिफिकेशन आ रहा है, आपने देखा होगा ना, सबसे पूछा जा रहा है, तो ये अब जो लेटेस्ट आया है कि साहब कि ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि एक झटके में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को उसकी औकात दिखा दी कि स्मृति ईरानी तुम इस लायक नहीं हो कि विपक्ष के सबसे ऊंचे बड़े नेता से लड़ नेता सको। से तुम चुनाव लड़ो। ये बताना भूल जाते हैं कि उससे हारे हुए हैं, ये जीते हुए नहीं है। नहीं, इसके इस ऊपर मास्टर स्ट्रोक के तो ऊपर अलग से वीडियो बन सकता है जो लॉजिक दे रहे हैं। इतने तो हाँ, इतने सारे बात तर्क करते दिए हैं गए इस हैं। लॉजिक पे। इसका एक और जी। इसका किसी ने ये भी उत्तर दिया कि भाई ऐसा करो राहुल जी, आप तो मोदी को उसकी औकात बताने के लिए भारत से प्रस्थान कर जाओ, मोदी को उसकी औकात पता चल जाएगी। सही जिस बात तरह है। से आप अमेठी छोड़ के स्मृति ईरानी को उसकी औकात बता दी, उसी तरह से भारत छोड़ हम्म, के आप मोदी को उसकी औकात बता दो, क्योंकि बाकी तो आपसे हो ना पाएगा। तो इस लॉजिक के बारे में थोड़ा आप बताएं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो बेकार की बकवास कर रहे हैं सब लोग। और मुझे तो संजय जी हकीकत बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका जो परिवार है, गांधी परिवार है, उसमें भी बातचीत आपस में ठीक नहीं चल रही है। देखिए, हम पहले भी 2 वीडियो में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों कहा था कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। किशोरी लाल शर्मा से तो बढ़िया चुनाव मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा का रहता, हाइब्ड हाँ, चुनाव निश्चित रूप रहता। से जीजा जी बिल्कुल। हैं, परिवार के हाँ, सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं और सेलिब्रिटी हैं अपने आप में। और तो क्या किशोर जमीन लाल से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए हैं, किशोरी लाल उनके शर्मा आते तो मैनेजर उनके है। वहां पहुंचते ही अमेठी की जमीनों के भाव बढ़ जाते। हुड्डा जी जो है वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना शुरू कर देते, जमीनें खरीदने लगते, भूपेंद्र सिंह अरे हुड्डा। साहब, उनके पहुंचते ही बढ़ जाते हैं। लोगों को बिल्कुल ये होता कि आप तो भैया आ गए, दामाद जी आ गए हैं, तो अब तो खरीदबे करेंगे, तो इसलिए तो हाँ, दामाद निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। तो संजय जी चलिए, जोक अपार्ट हम बात करें तो मुझे लगता है कि परिवार के बीच में जो है सब चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। और देखिए, मुझे तो सभी लोगों को ये तो लग ही रहा था कि रायबरेली से शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी और अमेठी से लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी, मुझे लगता है कि शायद जबरन चुनाव लड़वाया जा रहा है उन्हें। कांग्रेस में हो सकता है कि सोनिया गांधी ने कहा हो कि नहीं भाई आपको चुनाव लड़ना है, और ले देकर फिर रायबरेली का ऑप्शन बनता था। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे वो होता है ना कि कुछ परिवारों में आपने देखा होगा, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, उनमें एक प्रवृत्ति होती है माओं की कि बेटे को आगे बढ़ाना है, बेटियों को इतना वो नहीं देना है वैल्यू, कि ठीक है बेटी की शादी हो गई, वो अपना ठीक है अपनी जगह। तो बेटी अपना शेयर जो है वो मायके में ना ले सके, तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की मानसिकता कुछ ऐसी ही है। वो प्रियंका गांधी को कुछ देना नहीं चाहती पार्टी में से, भाई कम से कम दामाद को दे देती, बेटी को नहीं देना चाहती। वो कहते हैं ना कि बेटी से प्यारा दामाद, हमारे यहाँ तो यूपी में तो कहावत है कि बेटी से प्यारा दामाद होता है, तो उन्हें दे देती। लेकिन मुझे लगता है कि परिवार में सोनिया गांधी इस बात से आशंकित हैं कि अगर प्रियंका या उसकी फैमिली आई, क्योंकि अब देखिए प्रियंका के बाद तो फिर प्रियंका के बच्चे भी हैं, अगर वो पार्टी में आगे बढ़ेंगी तो उनके पास तो है, राहुल गांधी के तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो तुरंत भेजे गए हैं रायबरेली। और जैसे कि मैं वीडियो भी देख रहा था जब नामांकन का समय था, उस समय कोई राहुल गांधी ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे थे, थोड़े बुझे बुझे से नजर आए मुझे तो। और फिर आप देखिए, अगर कोई बड़ा नेता किसी जगह से चुनाव लड़ने के लिए जाता है, और जब लोकसभा सीट उसकी बदल रही हो, किसी नए क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हो, तो कम से कम 2 मिनट मीडिया से तो बात करनी चाहिए। मीडिया वाले बेचारे बाहर इंतजार करते रहे कि भाई राहुल गांधी से पूछेंगे कि भाई आप अमेठी से यहाँ आ गए, रायबरेली में क्यों आ गए, तो कुछ थोड़ा सा बात, इमोशनल बात ही कह देते, भाई ये मेरी दादी जी की सीट है या मेरी माँ की सीट है, तो ये हमारी पारिवारिक सीट है, मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे कहा गया यहाँ से लड़ने के लिए, तो मैं इसलिए आ गया हूँ। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और अब देखिए
मेरे ख्याल में 20 तारीख में मतदान है यहाँ पर, 17 दिन का ही तो समय बचा था कैंपेन के लिए। अभी तो कैंपेन भी शुरू नहीं है वहां पर। चुनाव लड़ेंगे कैसे, मैनेजमेंट कैसे होगा? और जो आपको एक मैनेजमेंट बात बता करता रहा था, हूँ आज, जी आप मेरी बात नोट करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आज, स्पष्ट बता रहा हूँ और सोच समझ के बता रहा हूँ कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हारेंगे। और क्यों हारेंगे यह भी बता देता हूँ। लोगों का जो आकलन है वहां से, रायबरेली में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र में 4 में समाजवादी पार्टी जीती थी। एक अदिति सिंह रायबरेली से जीती थी। रायबरेली वो भी पहले कांग्रेस में थी, बाद में आ गई थी। लेकिन ये जो क्षेत्र जहां से जीते थे, बछरावा, जो बिल्कुल लखनऊ जिले से लगता हुआ है, लेकिन लखनऊ में भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं बेसिकली, एक लखनऊ है, एक मोहनलालगंज है। तो लखनऊ बीच में है और आउटर पूरा का पूरा मोहनलालगंज में। तो ये मोहनलालगंज से लगता हुआ इलाका है। सुप्रिया श्रीनेत मोहनलालगंज, ना सुप्रिया श्रीनेत, अच्छा वो महाराजगंज की। अच्छा, वो महाराजगंज, हाँ वो महाराजगंज, ठीक ठीक। महाराजगंज तो पूर्वांचल में, वो तो गोरखपुर डिवीजन में। तो ये मोहनलालगंज से लगता हुआ बछरावा है, और बछरावा और उधर उन्नाव से लगता हुआ सरेनी है। तो ये 2 क्षेत्र, एक हरचंदपुर है, बछरावा, और बछरावा के आगे हरचंदपुर, फिर रायबरेली। ये आप लखनऊ से अगर जाएंगे रायबरेली, तो ये बछरावा और हरचंदपुर जो है वो दोनों रेलवे लाइन पे आपको मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन। एक सरेनी है जो उन्नाव की तरफ, उन्नाव से लगता है। तो ये 3 क्षेत्र जो है समाजवादी पार्टी जीती हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो राहुल गांधी को पूरी तरह से वोट दिलाने में अब सक्षम नहीं है। ये वोट किस लिए गए थे? यहाँ पर जो मेन आर्किटेक्ट था वो मनोज पांडे था। हाँ, वो जो बीजेपी में चला गया। सोनिया गांधी जीती थी 1,67,000 से पिछली बार, उससे पहले जीती थी 3,53,000 से। जब दिनेश प्रताप सिंह उनके सामने खड़े हुए तो 1,86,000 वोट उनका कम हो गया। और इस 1,67,000 वोट में से 80,000 की लीड अकेले ऊंचाहार से थी, जो मनोज पांडे का क्षेत्र। अब आप हिसाब किताब लगा लीजिए। हाँ, और सबसे मेन चीज सबसे बड़ी, जी, पिछली बार कैंडिडेट कोई था नहीं, बसपा का कैंडिडेट भी नहीं था पिछली बार। तो पिछली बार बसपा का कैंडिडेट नहीं था। अब बसपा ने यहां से यादव खड़ा कर दिया, ठाकुर प्रसाद यादव। तो वो अगर कोई, अच्छा वो आपके SC/ST वोट भी ले जाएगा। SC/ST वोट एक मुश्त पड़ते थे कांग्रेस को। सही बात नहीं, मुश्किल तो है चुनाव, लेकिन मैनेजमेंट भी कौन करेगा? मैनेजमेंट तो किशोरी लाल ही करता था दोनों जगह का। वो तो रायबरेली का भी करता था और अमेठी का भी। वो अपना चुनाव लड़ेगा, इनका लड़वाएगा। कहने के लिए तो कह रहे हैं प्रियंका गांधी को बना दिया वहां की इंचार्ज इन्होंने। ये सुनिए, रायबरेली मेल्ट डाउन टू बदला ले लें स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। संजय सिंह हार गए तो इसलिए बदला ले लें स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी से, जब स्मृति ईरानी ने ही हराया है, पूरी ताकत लगाया उन्होंने, तो हम भी तुमको हराएंगे। हम कौन सा उनको जिता के भेज देंगे यहाँ से? अच्छा, ऐसा और लोग का। ये ताली बजाए भाई साहब, ताली बजाए या सुरती था? ताली बजाए। आपका शुभ नाम क्या है? आप गुटखा पहले फेंक दीजिए, 1 किलो तो कम से कम होगा। नहीं, मेरा नाम श्री प्रकाश द्विवेदी है। अच्छा, जब से भाजपा आई है 10 साल हो गया। अरहर खाई गए, चना खाई गए, मटर खाई गए, 150 160 70 में दाल बिकती है। गरीब एकदम दाल और चटनी रोटी पाएगा। पूछा सवाल। अच्छा, तो चटनी रोटी, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी इतनी योजनाएं हैं, अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, घर घर शौचालय पहुंच गया, विकास की जनता खुश नहीं है। हम तो बराबर टीवी और सब देखते रहते हैं। आज 5 किलो राशन कौनो जरूरत नहीं। हमका नौकरी चाहिए, हमका बेरोजगारी से दूर, भ्रष्टाचार तो कबो इतना भवे नहीं रहा जिंदगी जितना हो गया। हाँ, हर विभाग में जहाँ जाऊँ देखा। याद करें योगी के रामराज है और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे हम 10 साल में रामराज खत्म हो गया कि 10 साल में रामराज आवा है? अच्छा बतावा, एक गरीब आदमी अगर चला जाए तो 1-1 पगुआ दाल, 1-1 पगुआ चीनी ले हम देखे बीजेपी सरकार में। समझे नहीं?
गरीब आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है कि एक पौवा चीनी ले बेचारा पैसा बिना, एक पौवा दाल लेता है, जीरा उरा कितना महंगा हो गया है। अच्छा, खाए वाली चीज एकदम बहुत महंगी है। ये स्मृति ईरानी को मैं हरा के तब रायबरेली गए हैं, आपको पता है ना। हाँ जी जी जी। और मेल्ट डाउन में आपको एक वो और वीडियो भी जरूर दिखाना राहुल चाहिए था, गांधी जो ने बहुत कांग्रेस भारी गलती मुख्यालय कर की दी। खाली कुर्सियां दिख रही है जिसमें। नहीं, अगर राहुल गांधी जुटे रहते तो स्मृति ईरानी को अकेले अजीत अंजुम ही हरा देते, और पता नहीं क्यों भागे। और मुझे लग रहा है कि अजीत अंजुम को जो है अब 20 मई तक वहीं रहना चाहिए, रायबरेली में ही। वो जिता के ही आए राहुल और गांधी। रायबरेली में देखिए, रायबरेली में जो जहाँ खाना खा रहे थे वो अच्छे रेस्टोरेंट का उन्होंने फोटो भी किया कि देखो ये ऐसा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ग्लोबल रेस्टोरेंट। ये अलग बात है, उसका जी और शायद यू वो गायब थे, उस वक्त लाइट नहीं जल रही थी। और आपको पता है सुप्रिया श्रीनेत ने तो कह ही दिया कि भाई वो शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी है, वो भी आपने देख लिया। वो तो सबसे बड़ा मजाक चल रहा है कि वो अरे शतरंज के मंझे हुए संजय जी, खिलाड़ी। जयराम रमेश का ट्वीट देखिए, कितनी लंबी पोस्ट लिखी है जयराम रमेश ने राहुल गांधी को जस्टिफाई करने के लिए। वो पढ़िए आप, मजा आ जाएगा आपको। बहुत लंबी पोस्ट लिखी है जयराम रमेश ने, शायद कल ही लिखी थी। उसमें पॉइंट वाइज दिया है कि हमने राहुल गांधी को कैसे मास्टर स्ट्रोक है जो राहुल गांधी का वहां से रायबरेली से लड़ना है। तमाम लॉजिक उस तरह के दे रहे हैं उसे साबित करने के लिए। लेकिन संजय जी ये बताइए कि क्या राहुल गांधी वायनाड से हार रहा है क्या? नहीं, अच्छा, हमारी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, उसके हिसाब से तो नहीं आ रहा। हाँ भले ही कम कम मार्जिन से जीते, लेकिन जीत तो रहा है। लोग तो यही कह रहे हैं कि वायनाड से तो जीत ही रहा है। तो अगर वायनाड से भी जीत गया और रायबरेली से भी, तो फिर कौन सी सीट रखेगा राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं तो वायनाड से ही रहूंगा। तो रायबरेली छोड़ो। वाले, रायबरेली के लोग जो वोट देने जा रहे हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि भाई जब वो तुम्हारा सांसद रहना ही नहीं है, क्यों वोट खराब कर रहे हो उसे देख? दिनेश प्रताप सिंह को दे दो, अपना लोकल आदमी है आपका। क्यों समय वेस्ट कर रहे हो बिना मतलब? और तो और आप देखिए कि इनके जो साथी हैं, पुराने साथी, यानी इनको सपोर्ट करने वाले, अभिसार शर्मा तक ने लिख दिया कि भाई ये डरो मत वाले नारे पर खुद अमल नहीं करते क्या। हाँ बिल्कुल सही बात, उसने लिखा है, उसको अभिसार ने लिखा। उसको भी बहुत निराशा हुई। ये भी बड़ा मेल्ट डाउन है। बताइए ये क्या किया। देखिए उसके बाद फिर इन लोगों के लिए तो नैरेटिव ही चेंज हो गया संजय जी। ये जो इनका दरबारी मीडिया है, सारा का सारा लेफ्ट मीडिया, लुटियंस मीडिया जिसे कहते हैं, इनके लिए तो नैरेटिव ही चेंज हो गया। इनका नैरेटिव तो इस पे टिका हुआ था कि भले ही कुछ भी हो जाए, नॉर्दर्न इंडिया में राहुल गांधी आएगा और बड़े जोरदार तरीके से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। और इन सबको पूरी उम्मीद थी कि वो स्मृति ईरानी के सामने, देखिए इन सब लोगों के मन में, ये जितना भी मीडिया का एक वर्ग है ना, इन सब के मन में मैं आपको बता दूं कि दो चीजें हैं। एक तो ये सारा मीडिया नितिन गडकरी को बहुत पसंद करता है और स्मृति ईरानी को बिल्कुल नापसंद करता है। ये आप समझ लो। ये आप जब भी आप इनके बयान देखोगे ना, आप चाहे वो राजदीप सरदेसाई का देख लोगे, आप रवीश का देख लोगे, आशुतोष किसी का भी, तो ये लोग जो है ना, एक वो दिखाने के लिए कि नरेंद्र मोदी को पिंच करने के लिए, नितिन गडकरी की सब लोग ये तारीफ करते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन स्मृति ईरानी जो जिस तरह से वोकल हो जाती है, वो आक्रामक बोलती है, स्मृति ईरानी से सब लोग चिढ़ते हैं। और इसलिए अजीत अंजुम 7-8 दिन के लिए वहां पर गया था कि यार किसी भी तरह बस राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ ले। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, मैंने तो कल एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, ग्लोबल अर्श पे, तो मैंने उसमें चैलेंज भी किया था अजीत अंजुम को। उनसे कहा था कि 20 दिन आप रहो रायबरेली में, राहुल गांधी का पूरा कैंपेन करो और एक दिन मुझे उसका इंटरव्यू करके दिखा दो आप, तो मैं मान जाऊंगा कि आप राहुल गांधी को कवर करने के लिए आए हो, अगर आपके हाथ भी आ जाए राहुल गांधी। लेकिन उसकी तो बदतमीजियां भी तो बढ़ती चली जा रही हैं जी। राहुल गांधी का तो वही काम हो गया, जैसे पहले शुरू में अरविंद केजरीवाल करते थे, हिट एंड रन, कुछ भी कह दो और भाग जाओ। अब तो कुछ का कुछ बकवास करने लगे हैं। वैसे ये काम अमित शाह ने बढ़िया कराया है। ये अभिसार को देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा सुनवाइए, ये फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको, ट्वीट को। हाँ अब प्ले कीजिए।
राहुल गांधी ने कम से कम यह बतला दिया है कि वो उत्तर प्रदेश से नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम ने जो सर्वे किया है और साथ ही समाजवादी पार्टी से उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेठी से बेशक वो चुनाव हार जाएं, मगर रायबरेली से चुनाव नहीं हारने वाले हैं। एक तीर से दो शिकार। रायबरेली से एक बार मैदान में राहुल गांधी उतरते हैं तो इसका असर अमेठी पर भी पड़ेगा। लीजिए साहब, बताइए रायबरेली से मतलब चुनाव अब उतरते हैं आप तो ये असर बताइए अमेठी कि पे ये पड़ेगा। अरे पहले भाई, पहले अमेठी तो से उतर जाते हैं तो रायबरेली पे असर पड़ जाता है। बिल्कुल एक ही बात थी, ये सही तो है। अच्छा, पहले तो इसमें आप एक तरफ देखिए तो ये लिख रहा है कि डरो मत, अभिसार कह रहा है कि डरो मत, और दूसरी वीडियो में उसे जस्टिफाई कर रहा है कि रायबरेली से उतरना बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, दोनों सीटों को प्रभावित करेगा। अरे जाए तो अमेठी के लोगों से कहे राहुल गांधी, वहां पे जाके ये कहे कि साहब देखिएगा, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं इस बार आप लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जी भी समझिए मेरे ही प्रतिनिधि हैं, उन्हें आप समर्थन दीजिए। कुछ कहता तो वहां के लोगों से कोई कम्युनिकेट तो करता, कहा तो कुछ है नहीं, इसने एक ट्वीट तक नहीं किया। एक चीज और बताऊं आपको जी मैं कि मुझे पता नहीं कि भाई राहुल गांधी जो है वो अमेठी प्रचार करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। एक आध दिन चला जाए, शायद आखिरी दिन रोड शो लेकिन वाले दिन। एक चीज बिल्कुल पक्की है, वो पक्की ये है कि देखिए, इनकी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट जो है सलोन, वो रायबरेली जिले में पड़ता है। अमेठी के जो 5 आपके विधानसभा सेगमेंट्स हैं उसमें से एक जो है वो रायबरेली में पड़ता है, उसका नाम है सलोन। सलोन जो है वो एक तरफ रायबरेली से लगता है, रायबरेली विधानसभा सेगमेंट से, और एक तरफ ऊंचाहार से। ये आपको गारंटी देता हूं कि स्मृति ईरानी जो है वो आराम से रायबरेली में डेली कैंपेन कर सकती। हाँ सही बात है। मतलब डेली जब वो अपनी कैंपेन करती हो उसके साथ में, जैसे हाँ, उनको वहां नुक्कड़ से भी सभाएं निकलती हुई करते चली जाए। 12 नुक्कड़ सभाएं एक दिन में वो कर रही हैं इसमें। 12 में वो से तो एक जब महीने से जैसे कर रही है। सलोन जाना हो तो 2-3 जो है साथ में वहां ऊंचाहार में कर ले और 10-10 20-20 किलोमीटर का फासला, छोटे-छोटे यहाँ पे रास्ते, छोटे-छोटे संजय जी, डिस्टेंसेस हैं, ज्यादा इन बड़े मेल्ट डिस्टेंसेस डाउन नहीं। वालों की मतलब आप समझ लीजिए कि ये किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। जितने भी ये लेफ्ट लिबरल मीडिया है, लुटियंस मीडिया है। कल मैं पता नहीं किसी चैनल पे कोई डिबेट देख रहा था, शाम के समय चल रही थी, किसी पे यही पता नहीं आशुतोष वगैरह कोई कर रहा था। ये किशोरी लाल को बहुत बड़ा कांग्रेस लीडर साबित करने में भी लग गए हैं। अभी तक जिसका कोई नाम नहीं जानता था, अभी 2 दिन पहले तक, अब किशोरी लाल शर्मा को बता रहे थे कि वो बिल्कुल मैनेजमेंट उसका इतना शानदार है, इतना गजब है, और उसका शानदार मैनेजमेंट था। बताते हैं कि राहुल गांधी तो उसके खराब मैनेजमेंट की वजह से ही हार गया पिछली बार अमेठी में। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाया स्मृति ईरानी के सामने। और अब जो ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब अब किशोरी लाल शर्मा बहुत दिग्गज आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, एक एक ये कर देगा वो कर देगा। मुझे तो लगता है कि इस बार स्मृति ईरानी शायद 2-2.5 लाख वोटों से न जीत जाए। क्यों संजय जी? हाँ, आराम से जीतेगी। उसने मेहनत भी की है, और वहाँ के जो क्षेत्र है, आप देखिए पिछली बार अमेठी से वो 230 वोट से पीछे थी। हाँ, और किस लिए पीछे थी, उसका कारण था। उसका कारण ये था कि वो जो महाराजी प्रजापति है, गायत्री प्रजापति, जो समाजवादी के जो बड़े लीडर थे, जो बलात्कार के मैटर में जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं। हाँ, तो वो जेल में बंद होते होते भी अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव जितवा दिया उसने, इतनी पावर है उसकी। वो महाराजी भी जो है अब आ गई इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ। एमएलसी चुनाव में वो भी क्रॉस वोटिंग कर गई। और फिर गौरीगंज में पिछली बार 20,000 की लीड ली थी स्मृति ईरानी ने। जो उसकी लीड थी वो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो तिलोई है वहाँ 15,000 की, जगदीशपुर में 17,000 की, गौरीगंज में 20,000 की, और सलोन जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ 2,000 की, और अमेठी में ये पीछे थी 230 वोट से, और टोटल ये 45,000 से जीती थी। अब की बार मुझे अब लगा जो सब जगह स्थिति लीड है, करेगी।
अब गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह ने पूरा दम लगाया था, तब भी वो 20,000 से आ गई थी। अब राकेश प्रताप सिंह के साथ है तो वो 20,000 जो है वो 50,000 पे जाएगा। बिल्कुल। और आपके अमेठी में जहाँ वो 230 वोट से पीछे थी, वहां पे भी वो 10-15,000 20,000 की लीड लेंगी आराम से। और खास तौर से जब सामने राहुल गांधी नहीं है, किशोरी लाल शर्मा को कौन वहां पे भाई। अब आप बताओ कि ये कोई जमाना है क्या कि खड़ाऊ के ऊपर लोग वोट दे दें? सही बात है। अब तो वोट डालने वाला मतदाता ये देखता है कि मैं जिसे वोट दे रहा हूं वो जीतना चाहिए, जीतना ये सोच चाहिए। है लोगों और की। हाँ, इसी में जो है वो जो पुराना जो वो दरबारी कल्चर था ना, वो दरबारी कल्चर अब चलता नहीं है आज के इस सोशल मीडिया के युग में। तो बातें बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब आप ये देखिए राजदीप भी क्या कह रहे हैं, अब वो भी दो तरह की बातें कर रहा हूँ। राजदीप भी दो तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ तो वो बोला कि भाई उसको जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि साहब की उन्होंने छोड़ दिया अमेठी और रायबरेली चल गए। और दूसरी तरफ और क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते। ना सुनवाइए। Social and economic indicators still of Amethi Well, they got lower, 50 years, and I got are only still 5. lower than many districts of As Uttar somebody Pradesh. whose wife represents the TMC, Yes. I think you need to be very, very poignant and mindful of the fact that you're 5 to 5 years. But I think you're स्मृति ईरानी से पूछेगा तो वो तो यही कहेगी, वो नहीं चुप रहेगी। About the social indicators of Amethi. Yes. I think that's what the Gandhi family needs to talk about. That for 50 years, when they had Ek Chhatra Raj in Amethi, why is it that the social indicators were lesser than the national average? right. Doesn't that speak about their exemplary and disappointing leadership aptitude? Now they've replaced Rahul Gandhi with Mr. KL Sharma, who says मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ अमेठी का, मैं 30 साल 40 साल से Like मैंने I यहाँ said. काम, I am the rooted leader. Like I said, जनता नहीं कुछ करे नहीं कुछ नहीं करे हैं राहुल KL Sharma, केएल शर्मा यहाँ जनता ऊपर पंचानवे नहीं करता है केएल शर्मा मतलब कुछ नहीं this is some कांग्रेस में था 25 साल से हाँ और मैं सब जानता हूँ। वहाँ पर जो व्यवस्था है किसी तरह का कोई काम अमेठी में नहीं हुआ है। जो पहले काम हुआ था, स्मृति जी ने क्या किया जो राहुल गांधी ने नहीं किया? KL Sharma एक दिन asked Mr. दीदी जी ने Rajesh हाँ, Sahla. 19 में जब यहाँ आई थी हाँ। यही प्रोग्राम हुआ था। हाँ। अब दोबारा आई है, यही जो रोड आप आ रहे हैं ना, ये 7 मीटर की थी या 14 मीटर की है। ठीक है, एक ग्राम सभा में 25-25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लगा है। जैसे 10 करोड़ का हमारे गांव में बटा है वो आयुष्मान कार्ड, 2 करोड़ रुपए की टंकी बनी है, 2 करोड़ की कॉलोनी आई, 150 करोड़ हमारे गांव में आई है, 20 करोड़ का एक गांव में काम हुआ है, 1200 ग्राम सभा है, आप जोड़ लीजिए। कंठस्थ है, को याद कर लिया इसने सब जिसे ही पकड़ा है। अच्छा, ये आपको बताऊं, देखिए संजय जी, राजदीप सरदेसाई अब तक सारे साउथ के स्टेट कवर कर रहा था। इसे नॉर्थ के स्टेट में कवर करने के लिए आज तक वाले भेजते नहीं है, इंडिया टुडे वाले, क्योंकि जानता है कि यहाँ पे जो भी बीजेपी का नेता इसके साथ फंसेगा वो इसको यही कहेगा, यही टीएमसी और ये सागरिका घोष यही वाली कहानी चलेगी। तो ये अब तक साउथ में चाट पकौड़ी खा रहा था, वहां पे डोसे खा रहा था। ये भी अजीत अंजुम की तरह ही जो है केवल अमेठी में राहुल गांधी नामांकन करेगा, इसी उम्मीद में वहां पे पहुंचा था ये भी राजदीप सरदेसाई। वरना ये नॉर्थ इंडिया की, मैं चैलेंज करता हूं कि नॉर्थ इंडिया में राजदीप सरदेसाई ने कोई रिपोर्टिंग अब तक नहीं की थी। ये पहली रिपोर्टिंग है उसमें जहां वो स्मृति ईरानी को पकड़ रहा है, और स्मृति ईरानी को पकड़ेगा और स्मृति ईरानी से मार खा रहा है। हाँ, स्मृति ईरानी तो ब्लंट है, वो तो ऐसे ही बोलती है, एकदम कुछ भी होगा एकदम से एकदम सीधा वार करेगी। उससे तो ऐसा सवाल पूछना ही गलत है। इसलिए साहब अब राहुल गांधी जो है उनका जो नैरेटिव है वो कैसे चलेगा? वो कल नॉमिनेशन करके वापस चले गए। हाँ, दिल्ली आ गए या क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है, अब उनका जो है वो कैंपेन कोई और संभालेगा। और नहीं, वो तो तय हो गया। किशोरी लाल जी संभालते, किशोरी लाल जी को उन्होंने अमेठी में बिजी कर दिया। एक बात और संजय जी, तय हो गया, प्रियंका गांधी संभालेंगे इनका कैंपेन, वही रहेगी प्रभारी, वही मैनेज करेगी। तो पिछली बार उत्तर प्रदेश संभाला था, तो नतीजा आपके सामने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपने देख लिया था। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी लड़ती नहीं है। अरे भाई, यूपी से नहीं लड़ रहा था, कहीं और से लड़ लेती, लड़ने नहीं दिया मम्मी ने। हिमाचल से लड़ लेती। हाँ, हिमाचल से लड़ लेती। देखिए, सच बात यह है कि आज की डेट में
इनके पास कोई भी सेफ सीट नहीं है, हाँ, कोई भी सेफ सीट नहीं है। यहाँ तक कि इनकी हिम्मत ये भी नहीं होती कि जो इतना मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं, माइनॉरिटीज़ के इतना सब करते रहते हैं, देश में 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या 30% से अधिक है। उनमें से 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 4 सीटें केरला में हैं, 9 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, और भी जगहों पे 1-1, 2-2 हैं। तेलंगाना में भी 2 हैं, तो भाई कहीं से तो लड़ लेते हैं। हाँ, अखिलेश और से कह उत्तर देते प्रदेश, मुरादाबाद, अखिलेश अबे से कह देते मुरादाबाद, मुरादाबाद रामपुर से कोई क्यों और नहीं खाली लड़ करा लिया? के रामपुर से लड़ लेते। आपको सहारनपुर की सीट दी गई, सहारनपुर से लड़ हाँ, लेते। सहारनपुर से लड़ लेते। भाई, इनके पास जो सीटें दी गई, इन्होंने 2 मुसलमानों को टिकट भी तो दिए हैं। हाँ, दानिश को और इमरान मसूद को। तो भाई उन दोनों में से एक खुद लड़ देते, अगर केवल मुसलमानों के दम पे ही जीतना है। लेकिन उतना भी नहीं था, क्योंकि जब तक मुसलमान 50% से ज्यादा ना हो, अच्छा, जब मुसलमान 50% से ज्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड अलग तरह की हो जाती है। हाँ, फिर वो कहते हैं मुस्लिम कैंडिडेट दो। उसके बाद उसको मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक सीट है जहाँ 50% से अधिक है, वो है संभल। संभल में भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति और कोई पार्टी जो है वो हिंदू कैंडिडेट नहीं देती, सही बात है। और एक बार वहां से जीत भी गई क्योंकि इनके वोट डिवाइड हो गए आपस में। वहां भी पठान और तुर्क वाला मामला चलता है, जैसे आपके रामपुर में चलता है ना, पठान वर्सेस तुर्क। वो पठान वर्सेस तुर्क यहाँ भी चलता है। अब जियाउर रहमान बर्क हैं, उनको ये उम्मीद है कि ये जो शफीउर रहमान बर्क, ये इसकी ये खासियत थी कि ये दोनों फैक्शंस को साथ लेके चलता, फिर भी हार गया 2014 में, आप याद कीजिए। क्योंकि MIM ने कोई 30-35 हजार वोट काट दिए। अच्छा संजय यादवों जी, ने मुसलमानों की हमने बात शुरू की। इस बार मायावती ने 23 टिकट दिए मुसलमानों को। इन्होंने तो, अखिलेश ने तो 4 ही दिए हैं। अखिलेश ने 4 दिए, कांग्रेस ने 2 दिए। 2 दिए हैं। यानी क्या कि लग रहा है आपको, क्या मतलब मैसेज क्या जाना चाहिए इसका? नहीं, मैसेज कोई नहीं, बंधुआ है तो मुसलमान और यादव दोनों बंधुआ है। तो वो मुसलमान जो है वो एंटी बीजेपी, उनको वो बंधुआ बने हुए, और उनकी लीडरशिप ने उनको बंधुआ बना रखा है। अभी मेरे पास समाचार आया था, इनफैक्ट हमारे अनुपम मिश्रा जी आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने बात की थी प्रयागराज के। तो प्रयागराज में ओवैसी ने एक सभा की, और ओवैसी ने सभा में ये कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझको वोट नहीं दोगे, तुम लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, लेकिन केवल मुझको सुनने आए हो, तुम वोट नहीं दोगे मुझको, ये मुझे पता है। सही कह रहा है वो। लेकिन जिनको तुम वोट दोगे उससे भी तुम्हारा वोट जो है खराब ही होगा। सही कह रहा है वो। अजदुद्दीन ओवैसी तो बिल्कुल सही कहता है, बात उसकी सही है। ये जो है वो मुंह पे इनको सबको सामने कह रहा है, और ये स्थिति है। असदुद्दीन ओवैसी केवल एक स्थान पर लोगों को कन्विंस कर पाया है, वो है किशनगंज। और बिहार जो में सूचनाएं आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि किशनगंज में वो अपना खाता भी खोल सकता है। वहाँ किशनगंज में एक कम्युनिटी है, एक उल्लैया कम्युनिटी है, एक सुरजापुरी कम्युनिटी है। ये दोनों अपने आप को, वैसे तो ये आती हैं पसमानदा में, लेकिन मानती हैं अपने आप को अशराफ। तो इनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसका ये फायदा उठाता है MIM वाला, और यहीं से इसने 5 सीटें जीती थी इसी क्षेत्र से विधानसभा में, जिसके लिए हमारे जो है वो तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस कारण उनकी पार्टी चुनाव हार गई। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो मुसलमान वाला इन्होंने बना रखा है, अब आप ये देखिए, मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं। कुल मिला के 75-80 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां मुसलमान 20% से अधिक है। और अरविंद लवली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, समाचार।
अच्छा, अरविंदर सिंह लवली हरिवंदर लवली तो अभी बीजेपी से आया ही था, फिर ज्वाइन बीजेपी कर चला लिया। गया। अरविंदर लवली जो है ना, अब उसके मन में ये आ गया है कि जब मेरी नहीं सुनी तो अब मैं इनका खेल खराब करूंगा, और वो खेल खराब करने पे आ गया। वरना उसे अभी बीजेपी ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होना था, लेकिन वो अब कांग्रेस का खेल पूरी तरह से खराब करना चाहता है। सिखों में और कांग्रेस ने पंजाबियों तो में मैसेज है कि कांग्रेस ने तो अपना खेल वैसे ही खराब कर रखा है। हाँ, क्या है कांग्रेस के खेल में? नहीं, दिल्ली में तो फिर भी चूंकि दोनों साथ मिलके लड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो नंबर 2 पे तो रहने ही वाले थे कम से कम। लेकिन ये नंबर 2 पे भी मुझे लगता है कि बहुत नीचे जाने वाले हैं, नंबर 3 वाले ही उस पे आने वाले हैं। तो शुक्र मनाओ कि आप यहाँ किसी बड़ी पार्टी का और कैंडिडेट नहीं है, वरना इनकी तो हालत उससे भी ज्यादा खराब होने वाली है। देखिए, एक समस्या क्या थी, आप जरा सिखों का वोटिंग पैटर्न देखें। सिखों का जो वोटिंग पैटर्न जो दिल्ली में था और जो पंजाब में था, वो अलग अलग था। जो सिख थे वो कांग्रेस को वोट नहीं देते थे यहाँ आपके दिल्ली में। सिखों का वोट बीजेपी को जाता था। जब आम आदमी पार्टी आई तब वो आम आदमी पार्टी को चला गया। पंजाब में स्थिति उल्टी थी। पंजाब में वोट बहुत सारा जो एंटी खालिस्तान सिख था, जिसकी संख्या बहुत थी, वो सारा कांग्रेस को टिकट देता था, क्योंकि खालिस्तानियों से हाँ, कांग्रेस लड़ा करती थी। अब बिल्कुल ये बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो खालिस्तानियों को सरेंडर होगी। इसलिए आप पंजाब में देखिए स्थिति बिल्कुल उलट रही है। जो भी एंटी खालिस्तानी, जो चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, जो भी हो, हिंदू भी पहले कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे क्योंकि वो खालिस्तानियों से लड़ते थे। अब वो सब बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कैप्टन बीजेपी जैसे ने लोग थे, तो कैप्टन तो थोड़ा सा देशभक्त टाइप का आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने अकाली दल का पल्ला छोड़ दिया, तो हिंदू और एंटी खालिस्तानी जितने सिख हैं वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं। वो जो जट्टवाद वाला वहाँ मामला चलता है ना, जिस तरह से हरियाणा में हो गया जाट वर्सेस अदर्स, वैसे ही पंजाब में भी जट सिख वर्सेस अदर्स वाली स्थिति बन रही है। तो इसमें रविंदर सिंह लवली इत्यादि जो हैं वो करेंगे। हालांकि कुछ मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे लोग पता नहीं क्यों ले लिए, वो तो बिल्कुल मुझे तो समझ में नहीं आता वो व्यक्ति। लेकिन नहीं, अपन चलते हैं वापस मनजिंदर सिंह इस सरसा पे। को इसलिए लिया था कि वो थोड़ा सा कुछ सिखों को जोड़ेगा वहां से, क्योंकि अकालियों के साथ रहा ना वो लंबे समय तक। वो थोड़ा सा वो था, दिल्ली में भी और जगह भी, वो तो वजह थी इनकी। हाँ हाँ, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाया वो। उसकी हाँ, क्रेडिबिलिटी बकवास। नहीं है। वो तो खुद ही चुनाव हार गया था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। तो फिर से चलते हैं अपने हमारे जो मेल्ट टॉपिक है डाउन पे आज, चलते। मेल्ट डाउन वाला। तो वो मेल्ट डाउन जो हो रहा है और जिस प्रकार से कल से, ये देखिए, क्या बीजेपी अब कहेगी कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होता है, परिवार अपने कार्यकर्ता के लिए सीट छोड़ देता है? क्यों कहेगी? पहले वह प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को ही झूठ कह दे, यही बहुत है। हम इस वीडियो में रायबरेली के प्रसंग पर भी आने वाले हैं और राहुल के डर वाले प्रसंग पर भी। लेकिन किशोरी लाल शर्मा के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से पतंगे उड़ाने वाले मीडिया को 4-5 दिनों से हवा ही नहीं लगी कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2 मई की शाम से मीडिया में सूत्रों ने बोलना शुरू किया कि रायबरेली से लड़ने वाले हैं, अमेठी से नहीं। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि 3-4 दिनों से गौरीगंज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को चुनौती देने अमेठी आए हैं? राजीव गांधी के साथ काम कर चुके किशोरी लाल शर्मा अमेठी के चप्पे चप्पे को जानते हैं। मोदी के प्रभाव में रहने वाले मीडिया के दौर में किशोरी लाल शर्मा ने उसे उसकी जमीन बता दी। सब किशोरी लाल शर्मा को देखकर राहुल गांधी के आने की आहट सुनने लग गए, मगर कोई नहीं समझ सका कि किशोरी लाल शर्मा इस बार मैनेजर बनकर नहीं, उम्मीदवार बनकर आए हैं। आप तमाम वीडियो में किशोरी लाल शर्मा का जरा अंदाज भी देखिए। शर्मा जीवन भर पर्दे के पीछे राजनीति का काम करते रहे।
लेकिन ये घोषणा बकवास होने कर से रहा है पहले संजय जी। किसी को पता नहीं चला। ये बकवास कर रहा है, ये यूं कह रहा है कि मीडिया को पता नहीं लगा। ये तो बहुत बड़ा जानकार है, इसे तो जरूर पता होगा। इसे तो बिल्कुल पता लग गया होगा कि किशोरी लाल शर्मा को टिकट मिलने वाला है। इसके बारे में ये हमने तो पहले कुछ से ही भी बात नहीं बोला, इसको हवा नहीं थी जरा सी भी। हाँ, और अभी जो है, मैंने आपसे पहले कहा तो है कि अब किशोरी लाल शर्मा का टिकट होना कितना सही मास्टर स्ट्रोक है, ये इसे जस्टिफाई करने में लग गए। और क्या वीडियो बनाए आपने देखा कि अभिसार ने एक इंसान का जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना संजय जी, वो नेचुरल हाँ। होता है। जैसे इन्हें झटका लगा कि साहब अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ेगा राहुल गांधी, तो इन्हें झटका लगा, इन्होंने जोश में आके ट्वीट कर दिया, अरे यार डर गया राहुल गांधी तो। लेकिन वीडियो बनाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत जो है उस जोन से बाहर आए, और अजीत अंजुम ने जो है पहले तो अमेठी की खाली कांग्रेस कार्यालय की कुर्सियां दिखाई कि किशोरी लाल शर्मा पर्चा भरने जा रहे हैं और देखिए कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन तुरंत ही फिर वो नींद से बाहर आए, कहे कि यार अगर ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो देखेगा कौन, और तुरंत भागे फिर 2 घंटे के अंदर रायबरेली। फिर वहां जाके वीडियो बनाई कि राहुल गांधी आ गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं, जोश है, फलाना है, ढिमकाना है। फिर तुरंत उसी जोन से ये लोग बाहर आ गए। तो रवीश कुमार ने तो ये जो वीडियो बनाया है, ये तो मतलब क्या कहना चाहिए कि ये इसमें पत्रकारिता तो कुछ है ही नहीं। ये तो आप कुछ भी कह दो कि आपको किसी भी गलत फलत फैसले को भी जस्टिफाई करने लगे आप, उस तरह की बात कर रहा है रवीश कुमार। तो अब इससे पूछे, अगर ये बहुत बड़ा पत्रकार है तो इसने क्यों नहीं बता दिया पहले कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ेंगे? बनाता वीडियो उस पे, पहले बताता ना, पहले तो किसी ने नहीं बताया। हाँ, बाद में सब करें। अच्छा, गोदी मीडिया को नहीं पता चला, जैसे इनको पता था। जैसे इनको पता था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्हें बहुत पता था क्या। गोदी मीडिया जो भी है वो तो कम से कम लोग अंदाजा तो लगा रहे थे, वो अपनी खबरें वीडियो तो बना रहे थे। ये कहाँ था? इसको तो कुछ ना कुछ बोलना था, बाद में अपने आप को जस्टिफाई करना था, तो जस्टिफाई कर रहा है। इससे ज्यादा और तो क्या, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि आगे देखते हैं, यदि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं हो तो वायनाड से तो आप जितवा ही रहे हो उन्हें, कुछ भी नहीं होने मेरे वाला। हिसाब क्या से तो होगा? जीत। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है संजय जी। इससे कोई कहीं राजनीति कोई बदल नहीं रही, सबको पता ही है इसका तो जो भी है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ऐसी दशा दिशा राजनीति की है, कोई कांग्रेस पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कांग्रेस वाले भी 50-50 में ही होंगे। आप नहीं, मैं तो इसको यह कह रहा हूँ कि मैं तो देश की दिशा और दिशा से मेरा तात्पर्य इतना नहीं है जितना कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से मेरा तात्पर्य है। कांग्रेस पे भी कुछ नहीं सर, कांग्रेस तो ऐसे ही चलने वाली है। क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं है कांग्रेस में तो कुछ। अब यही एक नई चीज कांग्रेस में और क्या हो सकती है? यही हो सकता है प्रियंका गांधी विद्रोह प्रियंका करके अलग हो गांधी को सकती आगे है क्या? बढ़ा देते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाते तो बात थी कुछ, वरना अब तो कुछ भी नहीं है कि प्रियंका गांधी पहले भी साइड लाइन थी, अब भी साइड लाइन ही है। ये जो है, ये पूरा का पूरा आप जानते हैं कि ये रात भर ये चलता रहा मंथन। मैं तो 1 बजे तक प्रतीक्षा करके और सो गया। तो मेरा तो ये इरादा था कि अगर 1 बजे तक भी कुछ हो जाता है तो मैं एक मॉर्निंग के लिए वीडियो बना के और उसको चला दूंगा सवेरे। 1 बजे तक मैं वेट करके सो गया। सवेरे 7 बजे इन्होंने ये सूचना दी, तो इसका मतलब रात भर मंथन चला है। हाँ, और रात भर मंथन में राहुल गांधी को एक तो तैयार करना, और दूसरा प्रियंका को कहे कि प्रियंका तुम अमेठी चले जाओ। प्रियंका, मैं क्यों जाऊं अमेठी, मैं तो रायबरेली जा सकती हूँ, मुझे भेजो रायबरेली तो चली जाओ। इस झगड़े में पूरा इनका समय गया है। वायनाड तो भाई 26 तारीख को पोलिंग हो गई थी, 26 तारीख से 3 तारीख क्यों लग गई है निर्णय लेने में? और संजय जी, अगर ये किशोरी लाल शर्मा वाला इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तो बेचारे को उसे तो तैयारी का कुछ समय देना चाहिए था ना। उसका टिकट अमेठी से डिक्लेयर कर देते 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, अगर उसे देना ही था। ये तो साफ, इससे तो साफ पता लगता है कि अंतिम क्षण तक तय नहीं हो पा रहा था कि कहां से किसको करना है। और वो जो चिट्ठी है पत्रकारों ने दिखाई जब उसे जाके किशोरी लाल शर्मा को भी तभी पता लगा। ये बता रहे हैं वहां के लोकल अखबारों ने खबर छापी है कि किशोरी लाल शर्मा को पार्टी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि भाई आपको टिकट दिया जाए। बस वो दे दिया कि हमारा चेला है, वो मना तो करेगा नहीं, उसका दे दो। अंत में ये हुआ है।
इसलिए ये जो झगड़ा है ये खत्म नहीं होने वाला। जैसे प्रमोद कृष्णन जो है वो बोल रहे हैं ना कि उससे ऐसा लगता है कि प्रियंका विद्रोह कर सकती है माँ बेटे के खिलाफ, और कुछ यदि विद्रोह ये नहीं करेगी, अगर हिम्मत हो तो कर देना, कुछ तो नहीं करेगी, लोग कुछ नहीं करेगी संजय जी। कांग्रेस उसके साथ आ जाएगी। बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। हम्म? नहीं सर, आप ये मान लो कि अगर गांधी परिवार की भी अगर बात करूं मैं, तो गांधी परिवार में भी आपको चलिए मान लो कि 2 गुट बन जाए, तो मैक्सिमम लोग सोनिया और राहुल के साथ ही जाएंगे, प्रियंका के साथ कोई नहीं जाएगा, ये आप तय मान लो। आपका ऑडियो बंद हो गया। हेलो हेलो, हाँ जी। आप प्रमोद कृष्णन की बात नहीं मानते? नहीं, प्रमोद कृष्णन कहते रहते हैं कुछ का कुछ वो दूर की कौड़ी लाते रहते हैं समय समय पर, उनका कुछ नहीं है प्रमोद कृष्णन का। यही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है और आगे भी रहेगी, ये कहने जी, का और इससे भी खराब होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। प्रियंका गांधी का जो होना था वो इस बार होना था, अब आगे क्या होगा कुछ भी नहीं है। अब तो 5 साल बाद क्या किसने देखा कौन कहाँ होगा, अगले 5 साल बाद तो क्या पता राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने की स्थिति में ना रहे, क्या पता क्या हो पार्टी में, कांग्रेस किस स्तर पे होगी। कल हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जो टोटल सीट्स हैं वो एक क्रिकेट टीम के बराबर है। और फिर हिम्मत थोड़ा सा विश्वास उन्होंने शर्मा तो ज्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं राहुल वो गांधी। बोला कि भाई, और वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं ना, उनको सबको मिला के वो स्क्वाड बनता है, तो उसको आप और मिला लो तो 20-22, इससे ज्यादा नहीं आने वाली। नहीं, हेमंत विश्वास शर्मा को तो अपनी उस चीज पे कायम रहना चाहिए। उन्होंने तो वादा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को अरेस्ट करवाऊंगा। हाँ, तो वो तो कहा है इन्होंने, और ये कहा है कि चुनाव में नहीं करवाऊंगा, चुनाव में मैं हाँ, जरूर चुनाव में नहीं नहीं करूंगा। कराऊंगा, लेकिन मैं आपको चुनाव के बाद अरेस्ट करूंगा। हेमंत विश्वा शर्मा को तो उसमें करना चाहिए। देखिए अमित शाह ने कितने लोग अरेस्ट करा दिए फेक वीडियो वाले मामले में, कई लोग अरेस्ट हो गए, कांग्रेस वाले, कांग्रेस के कई नहीं, कार्यकर्ता ये जो अरेस्ट हो गए। इन्होंने एक और भी काम किया ना, ये जो प्रज्वल वाला जो रोक के रखा और बाद में चलाया, उसमें भी फंसेंगे ये। नहीं, अमित अमित शाह शाह ने ने तो बोल ही दिया। अमित शाह ने तो कल साफ कह दिया, उसने तो कह दिया कि वो कलीगा वोट लेने के लिए इन्होंने रोक के रखा, और डीके शिव कुमार में हिम्मत थी तो पहले गिरफ्तार कराता, पहले लीक करा देते, सारे वो कलीगा जो है देवगौड़ा के साथ चले जाते। वीडियो इनके पास थे, और वीडियो के साथ साथ और भी बात यह है कि साहब ये उस समय के वीडियो हैं जिस समय कांग्रेस की और इनकी मिलीजुली सरकार थी, उस समय के वीडियो, हाँ, ये 2-3 साल पुराने वीडियो हैं, 18-19 के, ये बात। तो चलिए आज के इस मेल्ट डाउन को हम जो है वो क्या करें, उसको सेलिब्रेट करें, मेल्ट डाउन सेलिब्रेट करते हैं और लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ऐसे मेल्ट डाउन तो अभी बहुत होने, अभी तो कई मेल्ट डाउन होने हैं अभी ऐसे। बहुत हाँ, कि आप देखिए मेल्ट डाउन की स्थिति ये है कि तीसरे फेज में एक स्टेट है जो पूरी स्टेट जा रही है चुनाव में, वो है गुजरात। गुजरात की 26 सीटें और दमन दीव और दादरा नगर हवेली की 2 सीटें, ये 28 सीटें जो है ये चुनाव के लिए। आपने कहीं नेशनल मीडिया पे चर्चा सुनी? कुछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, इवन मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर्नाटक नहीं? का भी सेकंड, संजय जी कर्नाटक का भी सेकंड फेज बचता है अभी। हाँ, कर्नाटक का सेकंड फेज बचता है। थर्ड फेज के जो मुख्य जो है, आप बताता हूँ मैं आपको, 26 और 2 28 पे ये हो गई गुजरात और दोनों यूनियन टेरिटरी जो गुजरात के साथ लगती हुई हैं। उसके अलावा 11 सीटें जा रही महाराष्ट्र की। हाँ, महाराष्ट्र की चर्चा है वैसे, महाराष्ट्र की चर्चा इसलिए है महाराष्ट्र की तो क्योंकि चर्चा होती रहेगी। वो शरद पवार का जो क्षेत्र है उसमें चुनाव होना है। ये पूरा हाँ, वेस्टर्न बारामती में महाराष्ट्र भी वाला शायद जो है, क्षेत्र है, बारामती वगैरह में है शायद। बारामती में है, माधा में है, आपके सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, ये इन सब क्षेत्रों में वेस्टर्न महाराष्ट्र में चुनाव है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर, गुजरात की नहीं हो रही। कर्नाटका का जो सेकंड फेज है उसकी भी बहुत कम हो रही है, आपने सही कहा।
और एक और बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में चुनाव है साहब, मध्य प्रदेश की 8 और 1 जो है वो सीट जो पिछले में होनी थी, पिछले फेज में, वो 9 सीटों के चुनाव है। सिंधिया वाला है मध्य प्रदेश शायद, ये गुना वाला भी इसी राउंड में है, में। दिग्विजय सिंह इसी वाला ये वाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इसी में दिग्विजय सिंह है, इसी में शिवराज सिंह चौहान है, बात ही नहीं कर रहा। वैसे संजय जी, वो अमित शाह ने कहा है कि जो 400 पार वाले नारे पे, कि 4 जून को 1 बजे है, एनडीए 400 पार हो जाएगा। कह रही तो मैं ऐसी बात नहीं है, अमित शाह तो हर जगह का प्रेडिक्शन करते रहते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है सही हो। 400 तो मुश्किल लगता है मुझे। खैर चलिए, एग्जिट पोल के आंकड़े आ जाएंगे, आपसे शेयर कर लूंगा पहले ही। तो अब विराम देते हैं जी आज के इस वार्तालाप को, मेल्ट डाउन की और आगे प्रतीक्षा करते हैं, टू बी कंटिन्यूड, जैसा कि आपने सजेस्ट किया, मेल्ट डाउन टू बी कंटिन्यूड। और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्षी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।